नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी-अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल के सीबीटी 1 के जनरल नॉलेज के 25 पीवाईक्यूज। ये क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है, सही विकल्प को चिन्हित करें। अभिकथन ए है कि हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला में एक मील का पत्थर माना जाता है। दूसरा कथन है कि यह भारत में मुगल के अधीन निर्मित पहला उद्यान मकबरा था। आपका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है अभिकथन और कारण में क्या संबंध है, दोनों सत्य हैं या असत्य हैं। अभिकथन कारण आर की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। आपका सही जवाब है विकल्प ए। अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यह भारत में मुगल के अधीन निर्मित पहला उद्यान मकबरा था। इसने आगे चलकर ताजमहल सहित अन्य मुगल मकबरों की वास्तुकला को प्रेरित किया और इस मकबरे का निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी के मध्य हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्राचीन भारत में एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने के लिए किस शासक को जाना जाता है? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या पुलकेशिन द्वितीय? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की लगभग 322 ईसा पूर्व। उन्होंने एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। कौटिल्य यानी कि चाणक्य उनके प्रधानमंत्री और सलाहकार थे। राज्यों को प्रांत में बांटकर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अर्थशास्त्र में शासन, प्रशासन, कर व्यवस्था, सेना, जासूसी आदि का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? विकल्प है राग प्राचीन जातियों से विकसित हुए, जातियां मध्ययुगीन राग से उत्पन्न हुई, आधुनिक काल में लोक धुनें जातियों में विकसित हुए या वैदिक काल के दौरान ताल प्रणाली से राग का उदय हुआ। सही जवाब है कि राग जो है प्राचीन जातियों से विकसित हुए। भारतीय संगीत की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। सामवेद में संगीत के स्वर, प्रबंध और गायन के प्रारंभिक रूप देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में जाति शब्द का प्रयोग संगीत के मेलोडिक ढांचे के लिए होता था और समय के साथ ही इन जातियों का विकास हुआ और इन्हीं से राग का उदय हुआ। अगला प्रश्न है लंबी कूद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है एथलीट गति को अधिकतम करने के लिए रन अप के दौरान गति बढ़ाता है और दूसरा है कि अधिकतम लिफ्ट के लिए टेक ऑफ प्रमुख पैर से किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी। कथन और दोनों ही कथन जो है कि आपके सत्य हैं। लंबी कूद में एथलीट रन अप के दौरान गति बढ़ाता है ताकि टेक ऑफ के समय अधिकतम क्षैतिज वेग प्राप्त कर सके। टेक ऑफ प्रमुख पैर से किया जाता है जिससे अधिकतम ऊर्ध्वाधर लिफ्ट और दूरी प्राप्त होती है। टेक ऑफ क्षण पर एथलीट का शरीर आगे की दिशा में और पैर शक्तिशाली रूप से धक्का देता है। और आपको बता दें कि लंबी कूद की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, रन अप, टेक ऑफ और लैंडिंग। अगला प्रश्न है कि मैरी कॉम ने किस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता? एशियाई खेल हांगजो, प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली या राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम? सही जवाब है विकल्प बी, प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया। मैरी कॉम
भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज और ओलंपियन हैं। उन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक प्रेसिडेंट्स कप इंडोनेशिया में जीता। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की जाती है और प्रेसिडेंट्स कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता है जिसमें शीर्ष मुक्केबाज भाग लेते हैं। मैरी कॉम ने 6 बार विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक भी जीता है। अगला प्रश्न है, 1773 का विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार लाया? विकल्प है कंपनी का सैन्य और व्यापार नियंत्रण, ब्रिटेन में कंपनी का संविधान और भारत में क्षेत्रीय प्रशासन, कंपनी के विदेश संबंध और सेना भर्ती, या कंपनी का वित्तीय प्रबंधन और शिपिंग व्यापार। सही जवाब है ब्रिटेन में कंपनी का संविधान और भारत में क्षेत्रीय शासन। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया पहला प्रमुख अधिनियम था। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में व्यवस्था, नियंत्रण और सुधार लाना था। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, तथा एक कार्यकारी परिषद बनाई और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि भारत की जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि नदी विकास में सहयोग को बढ़ावा देती है, और दूसरा कथन है कि बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि गंगा के पानी के वर्ष भर साझाकरण को सुनिश्चित करती है। आपको बताना है इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है। तो सही जवाब है आपका विकल्प ए, केवल कथन ए जो है, पहला कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, कि 1996 की महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य हुई। महाकाली नदी पर सहयोगात्मक नदी विकास, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देती है। गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के मध्य हुई, जो कि 1996 में हुई थी। यह संधि केवल शुष्क मौसम यानी 1 जनवरी से 31 मई के दौरान गंगा के पानी के साझाकरण को सुनिश्चित करती है, वर्ष भर नहीं। ठीक है, यानी सिर्फ शुष्क मौसम में ही पानी के साझाकरण की बात होती है, पूरे वर्ष की नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, खेलो इंडिया के SLKIC घटक के तहत KVS साझेदारी के साथ कितने केंद्रीय विद्यालयों को अपनाया गया? सही जवाब है 50। ठीक है, खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का प्रमुख खेल विकास अभियान है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना और खेल संस्कृति को विकसित करना है। SLKIC, जिसका पूरा नाम है स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, SLKIC घटक के तहत KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन साझेदारी के साथ 50 केंद्रीय विद्यालयों को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि इसमें जासूस काका बाबू एक रोमांच से भरी कहानी में है। दूसरा कथन है कि यह सांस्कृतिक और रहस्यमय विषयों पर आधारित है। आपको बताना है कि दोनों ही कथन सत्य हैं या असत्य हैं। सही जवाब है पहला और दूसरा, दोनों ही कथन सत्य हैं। काका बाबू यह उपन्यास जासूसी, रोमांच, संस्कृति और रहस्य का अनूठा मेल है। ठीक है, जो पाठकों को रोमांचित करता है। द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित बहुत लोकप्रिय और जासूसी रोमांचक उपन्यास है, जिसमें जासूस काका बाबू और उनके भतीजे संतू की रोमांच से भरी कहानियां हैं। कहानी में रहस्य, रोमांच, खोज, यात्रा और खतरे से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भी शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस भारतीय नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर विशेष सत्र में बात की? विकल्प है पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर।
सही जवाब है नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2025 में नरेंद्र मोदी ने एक विशेष सत्र को संबोधित किया। विषय था पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य। यह सत्र स्थायी विकास, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग पर केंद्रित था। COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का महत्वपूर्ण सम्मेलन है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के भूस्खलन में एक घुमावदार सतह के साथ सामग्री की घूर्णी गति शामिल होती है? शिलास्खलन, शैलपात, अवक्षेपण या मलबा गिरना। इंग्लिश में देखें तो रॉक स्लाइड, रॉकफॉल, स्लंप या डेब्रिस फॉल। सही जवाब है आपका विकल्प सी, अवक्षेपण या स्लंप जिसे कहते हैं। अवक्षेपण में सामग्री की घूर्णी गति घुमावदार सतह के साथ होती है। यह भूस्खलन का वह प्रकार है जिसमें सामग्री की घूर्णी गति घुमावदार सतह के साथ होती है। इसमें ढलान पर स्थित मिट्टी, चट्टान या अपक्षयित पदार्थ नीचे की ओर घुमावदार सतह पर पीछे की ओर झुकते हुए खिसकते हैं। ठीक है, इसमें स्पष्ट अर्धवृत्ताकार उत्तल दरारें शीर्ष भाग में तथा अवतल सतह निचले भाग में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किसका माप है? प्रति घर लोग, प्रति वर्ग किलोमीटर लोग, प्रति गांव लोग या प्रति परिवार लोग? सही जवाब है प्रति वर्ग किलोमीटर लोग। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। यह जनसंख्या वितरण की तीव्रता और घनत्व को समझने में सहायक होता है। जनसंख्या घनत्व की गणना का सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथनों अभिकथन ए कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन है जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर गिर जाती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है। कारण है स्वास्थ्य में सुधार होने पर जन्म दर तुरंत कम हो जाती है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो सही विकल्प है आपका सी, कथन जो है वो सत्य है लेकिन उसका जो कारण दिया गया है वो असत्य है। ठीक है, कथन जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर गिर जाती है लेकिन जन्म दर उच्च रहती है, और कारण स्वास्थ्य में सुधार होने पर जन्म दर तुरंत कम हो जाती है। तो देखिए, स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य पोषण और चिकित्सा सुधार में सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर कम होती है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य सुधार का प्रभाव जन्म दर पर तुरंत नहीं पड़ता, इसमें समय लगता है। इसलिए प्रारंभिक चरण में मृत्यु दर के घटने पर भी जन्म दर उच्च रहने से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हल्के और मजबूत ढांचे बनाना, पायलट नियंत्रण प्रणाली में सुधार करना, जोर उत्पादन को बढ़ाना या नए थर्मल शील्ड को विकसित करना? सही जवाब है आपका हल्के और मजबूत ढांचे बनाना। जनरेटिव डिजाइन कंप्यूटर एल्गोरिथम और AI का उपयोग करके कई संभावित डिजाइन विकल्प को तैयार करता है। यह डिजाइन हल्के वजन के साथ उच्च मजबूती सुनिश्चित करने पर केंद्रित होता है। एरोस्पेस में इसका उपयोग विमान के पुर्जों, ब्रैकेट, विंग स्ट्रक्चर आदि को अनुकूलित करने में किया जाता है। इससे सामग्री की बचत, वजन में कमी, ईंधन विकासशीलता और प्रदर्शन में सुधार होता है। अगला प्रश्न क्या है, एक कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका क्या होती है? आनुवंशिक सामग्री का भंडारण करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, इंट्रासेल्यूलर पाचन करना या प्रोटीन का निर्माण करना? सही जवाब है इंट्रासेल्यूलर पाचन करना। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। इसमें पाचक एंजाइम जैसे कि प्रोटीएज, लिपेज, न्यूक्लियस आदि होते हैं। ये एंजाइम खाद्य कणों
मृत कोशिकाओं और अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ते हैं। यह पाचन प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसे इंट्रासेल्युलर पाचन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 270 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, यह संघ और राज्य के बीच कर के बंटवारे से संबंधित है। 101वें संशोधन के बाद जीएसटी राजस्व को इसके तहत जोड़ा गया। मुआवजा उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत साझा किया जाता है। सही जवाब है पहला और दूसरा कथन आपका सत्य है कि अनुच्छेद 270 भारत के संविधान में संघ और राज्य के बीच कर के बंटवारे से संबंधित है और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बाद जीएसटी राजस्व को अनुच्छेद 270 के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए, उसका द्रव्यमान समान रखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? लगभग 2% बढ़ जाएगा, लगभग 1% घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या लगभग 2% घट जाएगा। सही जवाब है लगभग 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G कैपिटल Gm/r² द्वारा दिया जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R को 1% कम किया जाए तो नई त्रिज्या r' 0.99 r होगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन? जवाब है 15 दिन। बीएनएसएस की धारा 187(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में अधिकतम 15 दिन रखा जा सकता है और 90 दिन कुल हिरासत से संबंधित है, पर पुलिस हिरासत से नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा बीएनएसएस 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह ली। धारा 187(2) बीएनएसएस के अनुसार पुलिस हिरासत अधिकतम 15 दिन या पूरे या हिस्सों में हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किस आयु के किसान शामिल हो सकते हैं? जवाब है 18 से 40 वर्ष। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की एक पेंशन योजना है। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग, लघु और सीमांत किसान शामिल हो सकते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 3000 प्रति माह की निश्चित पेंशन दी जाती है। किसान और केंद्र सरकार दोनों का योगदान इस योजना में निर्धारित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नीचे दिए गए कथनों अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है, सही विकल्प को चिन्हित करें। अभिकथन है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना शुरू की गई थी, और कारण है कि इस योजना के तहत एयरलाइन को व्यवहार्यता अंतर्निधि दी जाती है। जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब है कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन से 2 शहर इस सूची में शीर्ष पर रहे? टोक्यो और बीजिंग, लंदन न्यूयॉर्क, पेरिस रोम या बर्लिन और मॉस्को? जवाब है लंदन और न्यूयॉर्क, विकल्प बी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स प्रत्येक वर्ष ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 में लंदन पहले और न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पर रहा। यह इंडेक्स 1000 से अधिक शहरों को आर्थिक शक्ति, मानव पूंजी, जीवन स्तर, पर्यावरण, शासन और पहुंच के आधार पर रैंक करता है। इंडेक्स का उद्देश्य वैश्विक शहरों की प्रतिस्पर्धात्मकता और भविष्य की क्षमता का मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न है कि हल्के उद्योगों के बारे में कौन सा कथन सही है? वे भारी मशीनरी का निर्माण करते हैं। वे उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हल्की सामग्री का उपयोग करते हैं।
वे अयस्कों और धातुओं का प्रसंस्करण करते हैं। वे बिजली उत्पादन उपकरण से निपटते हैं। सही जवाब है, वे उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हल्की सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन उद्योगों में हल्की सामग्री का उपयोग होता है। ये उद्योग श्रम प्रधान होते हैं और कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये उद्योग छोटे पैमाने पर चलाए जाते हैं और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होते हैं, जैसे हथकरघा उद्योग, परिधान, जूते, खिलौने, फर्नीचर, कागज उत्पाद आदि। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है 3 विधायी सूचियां, चुनावी प्रक्रिया, आपातकालीन प्रावधान या न्यायिक संरचना। जवाब है 3 विधायी सूचियां। 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 से एवं 248 भारत की संघीय संरचना से संबंधित है। इसमें 3 विधायी सूचियां शामिल हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय में जैसे कि रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा आदि। राज्य सूची में राज्य के महत्व के विषय हैं जैसे कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि आदि। तथा समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, वन आदि। अगला प्रश्न है, समुद्र के स्तर में वृद्धि से निपटने के लिए समुद्री दीवारों का निर्माण और घरों को ऊपर उठाना किसका एक उदाहरण है? जलवायु परिवर्तन शमन, कार्बन पृथक्करण, भू अभियांत्रिकी या जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। जवाब है आपका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। समुद्र के स्तर में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख प्रभाव है। इसके प्रभाव से निपटने के लिए समुदाय और सरकारें विभिन्न अनुकूलन उपाय अपनाती हैं। समुद्री दीवारों का निर्माण, तटबंध बनाना और घरों को ऊपर उठाना अनुकूलन के उदाहरण हैं। इसका उद्देश्य हानि को कम करना, बदलती जलवायु के साथ तालमेल बिठाना है। सबसे अंतिम प्रश्न है आपका कि वह मात्रा जो किसी उपग्रह को बिना निरंतर प्रणोदन के उसकी कक्षा में बनाए रखती है, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, कक्षीय वेग या वायु दाब। जवाब है आपका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। उपग्रह को उसकी कक्षा में बनाए रखने के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आवश्यक होता है। कक्षीय वेग के कारण उपग्रह पृथ्वी की ओर लगातार गिरता रहता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण उसे कक्षा में बनाए रखता है। यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो उपग्रह सीधी रेखा में चल पड़ता है और कक्षा से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।